हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। फिलहाल आज मैं जिस समय वीडियो शूट कर रही हूँ, आज है 4 सितंबर, ठीक। लेकिन आप जान रहे हो कल 5 सितंबर को क्या है, टीचर्स डे है, ठीक है। तो इस उपलक्ष्य में आज मेरे स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया, बच्चे सेलिब्रेट किए हैं। तो जब आप लोग का प्रीमियर चल रहा था, मैं शुरुआत में तो थी, उसके बाद मैं चली गई। मैंने आप लोग का कोई भी मैसेज नहीं देखा, आप लोगों ने क्या मैसेज किया था, ठीक है। तो चलो खैर, ये बातें तो होती रहेगी। पहले आप लोगों को आपका सपना साकार हो, आप लोगों के लिए मैं 2 लाइन लेकर के आई हूँ। आपका सपना साकार हो और आप भविष्य में एक प्रेरणादायी शिक्षक बने। शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप होने वाले भविष्य के शिक्षक हैं। आपका अपना सपना साकार हो, आप शिक्षक बनने के लक्ष्य पे चले हों। आप अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को उजागर करें, पूरी दुनिया को प्रकाशित करें। इसलिए आपको शिक्षक दिवस की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगी, मेरे बच्चे स्कूल में क्या क्या करके लाए थे। खैर, मैं बहुत ज्यादा फोटो तो नहीं खींच पाई हूँ, लेकिन जो एक टोकरी बना करके दी थी बच्ची, मैंने कहा वो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। 1 सेकंड का टाइम दो, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये टोकरी है, कितना अच्छा बना करके लाई है। देखिए, बेस्ट टीचर। अभी इसमें जो जो कागज वगैरह लगाई है मैं वो भी दिखाऊंगी। क्लास में मैंने एक फोटो खींचा, जब आई गाड़ी में रखने तो मैंने कहा ठीक है, एक फोटो खींच ले, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी दिखा रहे हैं। इसमें ये देखिए, हैप्पी टीचर्स डे। ये क्या है इसमें जान रहे हो आप, टॉफी है, ठीक। इसमें भी टॉफी है, इसमें भी टॉफी। ये देखिए, ये टॉफी दिखाएं, देखिए इसमें ये दोनों में टॉफी पैक की थी, ठीक। ये फ्लावर है। ये देखिए, बेस्ट टीचर। ये फ्लावर, ये जो सदाबहार नहीं होता, इसको ऐसे रबड़ में बांध करके ऐसे सजाई थी। ये पेपर देख लीजिए, पेज में क्या लिखी है, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू फॉर टीचिंग मी, हैप्पी टीचर्स डे, ठीक। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी सोचो, आप लोगों के लिए भी ये रहेगा कि जब भी आप टीचर बनेंगे तो ऐसे ही बच्चे, बहुत कुछ बच्चे लाए हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि ये आपको फोटो खींचकर मुझे दिखाना चाहिए। एक बार फिर से आप देख लो, ये वाला कितनी मेहनत से बनाई है। रेडीमेड चीजों का तो खैर कोई मोल नहीं होता, लेकिन हाथ से बनाया गया है। ये सब काट काट कर, पेज काट काट करके बनाइए। फ्लावर, यहाँ पे मोती लगा था, मोती मुझसे लग करके गिर गया, ठीक है। बहुत तेज आज हवा चल रही थी, ये उड़ गया, ठीक है। और उड़ने के बाद इसका सारा कुछ पलट गया, लेकिन फिर भी मैं उठा करके लगा ली, ठीक है। फिलहाल अब चलो हम लोग अपने क्लास को शुरू कर देते हैं। ये मेरा टूटा फूटा स्कूल आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये स्कूल दिख रहा है, ठीक है। चलिए खैर, अपने क्लास को शुरू कर देते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। ये क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग जो भी जानते हो, जो भी आप लोग नए बच्चे हो, क्लास को क्या करते, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को ऐसे वीडियो मिलते रहें, ठीक है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 का पेपर हम लेकर के आए हैं। 2 पार्ट में क्वेश्चन करा देंगे, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन डिस्क्राइब को पढ़ते हुए समय लग जाएगा। आराम आराम से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको सच में भविष्य में टीचर बनना है। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं इसीलिए आपको दिखाई, ताकि आपके अंदर आप मोटिवेट हो, ठीक है, कि हम भी जाएंगे, काश हम भी ऐसे करते। जब मैं नई नौकरी पाई थी ना, तो मैं भी सोचती थी कि काश हम भी टीचर बन जाते, तो ये करते वो करते। तो ये सब चीजें मन में उत्साह होती है, और ये सब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख ली, आप पढ़ाई शुरू कर दो। गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को कहते हैं, ऑप्शन ए आटोसोम्स, ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस, ऑप्शन सी जाइगोट, ऑप्शन सी डीएनए। क्या आंसर होगा, आप आंसर बता दें कि गुणसूत्रों की 22 जोड़ों को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। आप आंसर दे रहे हो मैम, आटोसोम्स कहते हैं। कितने, 22 पूछ रहा, तो एक होता है, 23 होता है ना। गुणसूत्र तो 23 होते हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 होते हैं। पेयर में, नंबर में 46 होते हैं, तो एक कहाँ चला गया मैम, क्यों केवल 22 के बारे में पूछ रहा है। तो एक जो क्रोमोसोम्स होता है, 1 पेयर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो एक्स और वाई होता है, और एक्स एक्स होता है। तो एक्स वाई होगा तो बेबी बॉय होगा, और एक्स वाई होगा तो बेबी, एक्स एक्स होगा तो बेबी क्या होगी, गर्ल होगी, ठीक है। तो जो एक जोड़ी यानी 1 पेयर जो है, वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर आप दे दिए कि आटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, आटोसोम्स होते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, जाइगोट क्या है।
तो न्यू सेल को जाइगोट कहते हैं। ठीक है, मानव प्रजनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की 23 पेयर्स यानी जोड़े होते हैं। यह इनकी संख्या 46 होती है। इनमें 22 जोड़े बिल्कुल एक समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। परंतु 23वें जोड़े का क्रोमोसोम्स पुरुष एवं महिला में भिन्न भिन्न होता है, जिन्हें एलोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोसोम्स कहते हैं अथवा हेट्रोक्रोमोसोम कहते हैं। 23वें जोड़े में महिला में क्रोमोसोम्स XX तथा पुरुष में 23वें जोड़े में XY क्रोमोसोम्स होते हैं। महिला में क्या होंगे? XX होगा और पुरुष में क्या होगा? XY होगा। ठीक है, एक्सप्लेन को अगर चाहो तो फोटो खींच लो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर दे। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि डाइट एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे आते हैं। प्यूबर्टी स्टेज इज, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। यौनावस्था को विभाजित किया गया है डिराइव्ड इनटू, यानी कितने भाग में? ऑप्शन ए 5 स्टेजेस में, ऑप्शन बी 4 स्टेजेस में, ऑप्शन सी 3 स्टेजेस में, ऑप्शन डी 2 स्टेजेस में, यानी 2 अवस्था, 5 अवस्था, 4 अवस्था एंड 3 अवस्था। तो किस में बांटा गया है? तो यौवनावस्था को आप कह रहे हो मैम कि 2 अवस्था में बांटा गया है। कितने अवस्था में? 2 अवस्था में। कौन कौन से 2 अवस्था हैं? आरंभिक यौनावस्था और उत्तरावस्था। आप लोग पढ़ते हो उत्तरा किशोरावस्था, क्या पढ़ते हो? उत्तर किशोरावस्था ऐसे पढ़ते हो ना। तो किसी भी चीज को क्या है उसको तो उसमें बांटा गया है। ठीक, सुन लो आप लोग। लैटिन शब्द प्यूबर्टी अर्थात यौवनोत्सुक अवस्था से तात्पर्य है संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था। ठीक, इस अवस्था में बालक बालिका प्रजनन की दृष्टि से विकासशील होता है। यौवनावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आरंभिक यौवनावस्था 13 से 16 ईयर। नंबर 2 उत्तर यौवनावस्था 17 से 18 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को क्या कहते हैं? इस तरीके का ब्राउन शीट हो, ठीक, उस पे माप लगा करके हम पैटर्न काट रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे आधा इंच इधर हो गया, ठीक है, फिर गला हो गया, इस तरीके का अगर हम कट लगा करके अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? इस तरीके का। ये तो ऊपर बकवासी बना दिए। ठीक, इधर इसको हम क्या कहेंगे आप ये बता दें। ओहो, पूरा इरेज हो गया। तो क्या होगा? ऑप्शन ए पेपर पैटर्न, ऑप्शन बी ड्राफ्टिंग, ऑप्शन सी ट्रैपिंग, ऑप्शन डी डार्ट मैनिपुलेशन। क्या कहेंगे? तो आप कह रहे हो मैम ऑप्शन बी कहेंगे, ड्राफ्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्राफ्टिंग कहेंगे। एक्सप्लेन दिया हुआ है, पढ़ लो। ड्राफ्टिंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि वस्त्र खराब ना हो। पहले हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं, फिर बाद में ड्राफ्टिंग को कपड़े के ऊपर रखकर वस्त्र को काटते हैं। ड्राफ्टिंग से परिधान में अच्छी नाप तथा अच्छी फिटिंग आती है। ठीक है, यहाँ देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यूनिसेफ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ, यानी यूनिसेफ कार्य करती है। ऑप्शन ए वयस्क और महिला के लिए, एडोलसेंस एंड वुमेन के लिए, बच्चों और वृद्धों के लिए, यानी चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल के लिए। ऑप्शन 3 है, सी है, वुमेन एंड पेशेंट के लिए, महिलाओं और मरीजों के लिए। ऑप्शन डी चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए, यानी बच्चों और महिलाओं के लिए। तो इसका आंसर तो बहुत क्लियर है कि यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? तो महिला और बच्चों के लिए। आप लोग ये देख लो, फॉर्म वैकेंसी कब निकली थी? 2014 में। 2014 में वैकेंसी निकली और कंप्लीट परीक्षा कब हुआ है? 15 मार्च 2018 में। यानी पूरा क्या हो गया? 4 साल लग गया पेपर होने में। ठीक है, क्यों? इसका एक्सप्लेन पढ़ लो आप लोग। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म यूनिफॉर्म है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है या संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ, जिन्हें यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था के बाद 11 दिसंबर
1946 को हुई थी। 19 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह संगठन बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं भलाई के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आप लोगों का अभी बता दो, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है। निन का हेडक्वार्टर कहाँ है, निन का यानी उसका मुख्यालय कहाँ। दो का आप आंसर दें, WHO और निन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दे। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत शोर शराबे में आज मेरा सर दर्द कर रहा है, ठीक है, इसलिए आराम आराम से क्वेश्चन रिकॉर्ड होगा। कल मेरी छुट्टी है, आप लोग को मालूम होगा, कल कोई मुस्लिम का फेस्टिवल है, ठीक है, तो इसलिए कल छुट्टी है। कल हो सकता है मैं आप लोग का दिन में 1-2 वीडियो शूट करके रख लूं। देखिए फिलहाल क्या होता है। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। जब मैं सोचती हूँ ना कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तो उस दिन जरूर कुछ हो जाता है, इसलिए मैं प्लान नहीं करूंगी। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नीडल एंड थ्रेड से, यानी सुई और धागा से। पेन एंड पेंसिल से। पिन एंड सुई से। और पिन एंड थ्रेड यानी पिन और धागा से। आंसर कर दी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप कह रहे हो मैम पाथवे चार्ट का संबंध पिन और धागा से होता है, क्योंकि इस तरीके का हम लोग एक बोर्ड ले लेते हैं, उस पे क्या करते हैं, कील लगा लेते हैं, ठीक है, जगह जगह कील लगा करके, और उसमें से धागा लगाते हुए ऐसे ऐसे जहां से जाता है हम धागा लगा लगा करके देखते हैं, फिर उस धागा को खोल करके सीधा करते हैं, फिर उसका मेजरमेंट करते हैं कि कितनी दूरी चली गई, ठीक है। पाथवे चार्ट पिन और धागा से संबंधित है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले गिलवर्थ के द्वारा किया गया था, इन्होंने इसका खोज किया था। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान माप कर कागज पर बना लेते हैं, यानी जितना भी घर 10x10 का है या 1200 स्क्वायर फीट का है, 1000 स्क्वायर फीट का है, उस तरीके से क्या करते हैं, माप करके निशान बना लेते हैं। पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान पर कार्यकर्ता मुड़ता है वहां पिन लगाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। मांसपेशियों नहीं, केवल पेशियां किसके जमाव के कारण थक जाती हैं। किसके कारण फगट हो जाता है, फटीग हो जाता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप आंसर करते हैं लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। आप बता दो। आप कहोगे मैम एसिटिक अम्ल तो नींबू में होता है, किसमें होगा, एसिटिक एसिटिक नींबू में होगा कि साइट्रिक नींबू में। साइट्रिक सिरका में होता है क्या, साइट्रिक नींबू में होगा और एसिटिक सिरके में होगा। क्लियर हो गया। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक होगा, और नींबू में साइट्रिक होगा। तो ये कही आंसर आपके पास बचता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड। इधर देख लो, पेशियों के लगातार आकुंचन के कारण यानी कार्य करने के कारण इनमें आकुंचन की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इनमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है और हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते। बाद में विश्राम करने के बाद यह लैक्टिक अम्ल धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, और फलतः क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप थकान समाप्त हो जाती है, ठीक है। जब लैक्टिक अम्ल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होकर के पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, तब हमारी थकान क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 7, बालवाड़ी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, यानी बालवाड़ी कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए 1968 से 70, ऑप्शन बी 1976 से 78, ऑप्शन सी 1970 से 71, ऑप्शन डी 1978 से 80। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दो। तो आप कह रहे हो मैम 1970 से 71 में बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कितने वर्ष के बालकों के लिए, तो 6 वर्ष के बालकों को कुपोषण से बचाने के लिए यह कार्यक्रम भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप आंसर पढ़ें, प्रश्न पढ़ें, मैं आंसर बता रही हूँ, पहले आप तो बता लो तब मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8,
वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग हैं। ऑप्शन ए एंग्री यानी क्रोध, एंगर या एंग्री, भय यानी फियर, लव यानी प्रेम, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ इवब। आंसर कर दे क्या होगा। वाटसन के अनुसार शिशुओं में पाया जाने वाला संवेग होता है, तो इन्होंने कहा कि सारे संवेग बच्चे में पाए जाते हैं जितने भी लिखे गए हैं। वाटसन के अनुसार शिशुओं में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग क्रोध, भय, प्रेम है। संवेग ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी न किसी रूप में विचलित या उत्तेजित हो जाता है। यदि संवेग धनात्मक है तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे प्रेम, सुख, और यदि संवेग निषेधात्मक है तो चिंता एवं भय का अनुभव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी द्योतक है। ऑप्शन ए स्वर्ग की, ऑप्शन बी मनुष्य की, ऑप्शन सी पृथ्वी की, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी सबकी। इनमें से कोई नहीं। मैंने कई बार आप लोगों को इन सब का ट्रिक बताया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये इस तरीके का पुष्प सज्जा कुछ बनता है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री पे जाएगा, ये 90 डिग्री पे बनता है, ये 75 डिग्री पे, और ये कौन सा डिग्री होता है 90 से 75। इसका मुझे नहीं याद आ रहा है, बस मुझे दो ही आ रहा है, 90, 75 और एक नहीं याद आ रहा है। ठीक है, 3 होते हैं, सिन सो हाई की। क्या होता है, शिन होगा, शो होगा, हाई की होगा, दूसरे का मुझे पूरा नहीं याद आ रहा है। शिन, शो, हाई की, शिन, शो और हाई की। ठीक, तो शिन कौन है, शिन भगवान है, यानी स्वर्ग है, यानी गॉड है, यानी हेवन है। ठीक है, शो कौन है, हम मनुष्य हैं। कौन है, हम मनुष्य हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक, मनुष्य हैं। और हाई की क्या है, पृथ्वी है। मैं आपको बताती हूँ कि हम मनुष्य पृथ्वी पर बैठ करके हाय हाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। ठीक है, तो हाय की से हाय हाय हो जाएगा। ठीक, और शो कौन कर रहा है, पृथ्वी पे बैठ करके हम ही शो ऑफ भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य ही शो ऑफ करते हैं। ठीक, हम लोग शो ऑफ करते हैं, किसी के घर पे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, लोग बहुत अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में दिखाते हैं। पड़ोसी हमेशा, बहुत रियर केस में पड़ोसी अच्छे मिलते हैं, नहीं तो हमेशा पड़ोसी जलनखोर ही मिलते हैं। ठीक है, आपके यहाँ अगर कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता है, किसी न किसी बहाने लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ठीक है, तो पड़ोसी हमेशा दुष्ट होते हैं। हो सकता है किसी के पड़ोसी अच्छे हो, मैं नहीं कहूंगी, सब नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन 100% पड़ोसी क्या होते हैं, जेलसी रखते हैं, जलनखोर होते हैं। ठीक है, तो क्या है, हम मनुष्य भी क्या है, उन्हीं में से तो हैं, मनुष्य ही तो हमारे पड़ोसी हैं। तो वो क्या है, कोई शो ऑफ करता है, किसी के यहाँ गाड़ी आ गई, किसी का लड़का नौकरी पा गया, किसी के यहाँ शादी हो गई, और जिसके यहाँ नहीं वो हुआ तो क्या करेगा, वो शो ऑफ करेगा। भाई मनुष्य का नेचर ही है शो ऑफ करना, तो मनुष्य के लिए क्या है, शो हो जाएगा। ये सब ट्रिक है, आप फॉलो करते रहिएगा। और हाय की, जिनके यहाँ ये सारी चीजें नहीं हुई है वो दूसरे का देख करके हाय हाय कर रहा है, अरे भगवान जी हाय, काश हमारी भी नौकरी लग जाती, काश उनका भी हो जाती। क्या है, हम मनुष्य ही पृथ्वी पे बैठ करके हाय हाय कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से आपको याद हो गया, सिन यानी स्वर्ग हो गया, सौ से सिन, सौ से स्वर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता दो क्या आंसर हो जाएगा। इतना कहानी पढ़ने के बाद तो आपका आंसर आ ही जाना चाहिए कि मैम ऑप्शन नंबर ए, यानी इकेबाना में जो टहनी सबसे बड़ी होती है वो स्वर्ग को जाती है। आप इस तरीके, ऊपर कौन है, ऊपर भगवान है, तो सबसे पहले ऊपर जो हमारी लाइन दे कहाँ जा रही, भगवान के पास जा रही है। कहाँ जा रही है, भगवान के पास जा रही है। अगर इस तरीके से बीच में हो गई तो ये कहाँ हो गई, बीच में मनुष्य हो गए हैं, ऊपर आसमान है, बीच में हम मनुष्य है, नीचे धरती है। ठीक है, तो ये नीचे वाली क्या हो गई, ये धरती हो गई, यानी पृथ्वी हो गई। इस तरीके से भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोड मुझे नहीं याद आ रहा, जिसको याद आ रहा हो कमेंट बॉक्स में बता दें कि 90 डिग्री क्या होगा, 75 डिग्री क्या होगा, सॉरी याद आ गया, याद आ गया, 45 डिग्री क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, याद आ गया, खैर कोई बात नहीं। इस तरीके से इसको पढ़ते, अब यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसका आंसर कर दे। इकेबाना जापान की एक पुष्प सज्जा कला है। ठीक, इसमें आकाश यानी स्वर्ग, पृथ्वी और मानव जाति तीनों तत्वों का एक संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाता है। इकेबाना में फूल, डाली यानी टहलियां, टहनियां, पत्तियां आदि शामिल की जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी टहनी स्वर्ग की द्योतक होती है। क्या होती है, स्वर्ग की द्योतक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करते। बाटिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
यानी बाटिक उदाहरण होती है किसका? ऑप्शन ए विरंजन छपाई, ऑप्शन बी डायरेक्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन सी रेजिस्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन सी डुप्लेक्स प्रिंटिंग। आप बता दो। विरंजन छपाई, प्रत्यक्ष छपाई, अवरोधक छपाई और डुप्लेक्स छपाई। तो बाटिक किसका उदाहरण है? आप कह रहे हो मैम बाटिक रेजिस्ट यानी अवरोधक छपाई होती है। ठीक, एक्सप्लेन दिया हुआ है, पढ़ लें क्या दे रहा है। बाटिक छपाई अवरोधक छपाई का उदाहरण है। बाटिक प्रक्रिया में सबसे पहले कपड़े पर चिन्ह बनाया जाता है तथा जिन स्थानों को बिना रंग के ही रखना होता है उस पर मोम लगाकर कपड़े को रंग में डुबो दिया जाता है। जहां जहां मोम लगा होता है वहां रंग नहीं चढ़ता, किंतु मोम की टूटी हुई दरारों में रंग ज्यामिति के रूप में अमूर्त आकारों की दरारें बनाती हैं। बाटिक छपाई का यही सौंदर्य इसे अन्य कलाओं से अलग करता है। ठीक है, अब इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 11 का। शरीर की में सबसे बड़ी अस्थि है मानव शरीर में। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए ह्यूमरस यानी प्रगंडास्थ, ऑप्शन बी फीमर यानी जंघास्थि, ऑप्शन सी टीबिया यानी अंतः जंघास्थि, ऑप्शन सी फेबुला यानी बहिर्जंघास्थ। आप लोगों को मैं कई बार बोन्स पढ़ा चुकी हूँ। ये टीबिया और फिबुला कहाँ की हड्डियां हैं? तो आप कहोगे मैं पैर की हैं। ये ह्यूमरस कहाँ की है? हाथ की है। वो भी कहाँ की? ये शोल्डर के नीचे जो बनता है ये मोटा वाला हाथ, फिर यहाँ से कोहनी शुरू होती है तो यहाँ पे ह्यूमरस होता है, यहाँ रेडियस और अल्ना होता है। आप बता दो क्या है? तो आप आंसर कर रहे हो मैम 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फीमर हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है। अब यहीं आप लगे हाथ आंसर दे दो कि मानव के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सी होगी? आप आंसर कर दे। फिलहाल इसका आंसर हो गया बी। एक्सप्लेन देख सकते हो। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। यह जंघे की लंबी मजबूत तथा त्रिभुजाकार हड्डी है जो नितंब अस्थि यानी हिप बोन एवं अंतर जंघिका यानी टीबिया के मध्य स्थित रहती है। ज्ञातव्य है मानव शरीर की सबसे तेरी की छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसे स्टेपीज कहते हैं। चलो अब तो मैं बता ही थी, खैर कोई बात नहीं, इतना तो मैं जानती हूँ आपको याद होगा। आप इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 12। आंसर करें। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा विटामिन है जो शिशु पैदा होता है तो माँ के गर्भ से ही लेकर के आता है? ठीक है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आप कह रहे हो मैम विटामिन ए जो है ये बच्चा क्या है अपने माँ के पेट से लेकर के आता है। ठीक है, यह केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। आप कहोगे मैम ये कैसी बातें आप बता रहे हैं, अभी सुनते तो रहिए। पदार्थों में कैरोटीनाइड होता है। क्या कह रहा? वनस्पत भोज्य पदार्थ में कैरोटीनाइड्स होता है। ठीक, जो शरीर में जा करके विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम लोग गाजर खा रहे हैं, हम कहते हैं ना आपसे कि विटामिन ए का सोर्स क्या है? गाजर है, पपीता है, आम है, पका हुआ आम, ठीक, कद्दू है, ये सब क्या है? टमाटर है, ये सब क्या है? ये विटामिन ए के रिचर सोर्स हो गए। ठीक, तो लेकिन हम डायरेक्ट खा रहे गाजर तो हमें नहीं विटामिन ए मिल रहा है, वो हम कैरोटीनाइड्स खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? कैरोटीनाइड्स खा रहे हैं। वो हमारे बॉडी में जा करके विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए कैरोटीनाइड्स को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। ठीक है, कैरोटीनाइड्स को क्या कहते हैं? प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। विटामिन ए गर्भस्थ शिशु में स्टोर होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करते। क्या है प्रश्न? मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? मेरास्मस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन बी एनर्जी यानी ऊर्जा की कमी से, ऑप्शन सी आयरन यानी लौह तत्व की कमी से, ऑप्शन डी एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी से। आप आंसर कर दे क्या होगा? मेरास्मस की बात कर रहा है। आप लगे हाथ यहीं पे क्वाशियोरकर को भी बता दीजिएगा कि क्वाशियोरकर किसके कमी से होने वाला डिजीज है। तो आप इसका आंसर कर रहे हैं कि प्रोटीन और एनर्जी यानी प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से क्या होता है? तो मेरास्मस नामक रोग होता है। क्या होता है? मेरास्मस नामक रोग होता है। ठीक है, अब आप लोग क्वाशियोरकर के बारे में बता दिए कि मैम क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से?
प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, इसका आंसर एक्सप्लेन पढ़ा दें आप लोगों को। जब बालकों के आहार में कैलोरी ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मेरास्मस रोग हो जाता है। मेरास्मस रोग में क्या होता है, बच्चा सूख जाता है, उसकी त्वचा सूखी हो जाती है। ठीक है, यह 2 वर्ष तक के बालकों में अधिक होता है। वजन में कमी आ जाएगी, भूख न लगना एवं अतिसार, मांसपेशियों का क्षय होना, त्वचा रूखी सूखी आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। और यही मेरास्मस में क्या होता है, बच्चा फूल जाता है, उसके पेट ऐसे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, फूल जाता है, पेट बाहर निकल आते हैं, चेहरा मून लाइक हो जाता है, यानी गोल गोल हो जाता है, बच्चा भरा भरा दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी मिल रही है, केवल प्रोटीन का ही अभाव। अरे हाँ, एनर्जी मिल रही, कैलोरी मिल रही, केवल प्रोटीन का ही अभाव है, इसलिए उसमें बच्चा क्या हो जाता है, मोटा रहता है। लेकिन इसमें बच्चा बिल्कुल भी एकदम सूख जाता है। ठीक है, 14 का आंसर कर दे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति सादृश्यता ना, ठीक है, क्या हो, सादृश्यता ना हो, उन्हें क्या कहेंगे। यानी पानी से सादृश्यता ना, उन्हें लगाव नहीं है पानी से, उन्हें हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिक कहेंगे, ऑप्शन बी हाइड्रोफिलिक कहेंगे, ऑप्शन सी ताप सुनम्य कहेंगे, ऑप्शन डी संश्लेषित कहेंगे। 14 का आंसर करते क्या होगा। तो 14 का आंसर आप कह रहे हो मैम कि वो पानी के प्रति उसे लगाव ही नहीं है, तो हम उसे हाइड्रोफोबिक कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक कहेंगे। और अगर यही हम 9 को ढक दें, ठीक है, 9 को मैंने गायब कर दिया। अब आप प्रश्न पढ़ो, ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति सादृश्यता हो उन्हें हम क्या कहेंगे। तो उन्हें हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कहेंगे, यानी उन्हें पानी से प्रेम है। और जहां पे डर होता है वहां फोबिक शब्द लग जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर को पकड़ करके रखिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे तंतु जो जल को आकर्षित करने के बजाय अपकर्षित करते हैं, अर्थात जल विरोधी होते हैं, वो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। यानी जी इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर का अगर आपके पास कपड़ा हो, उसको तुरंत पानी से निकाल दीजिए, एक बूंद भी पानी नहीं ले जाता है। ठीक है, सब पानी आपका वहीं छोड़ देगा। और ये कॉटन देख लीजिए, वूल देख लीजिए, आधी बाल्टी पानी लोगे उसका भी आधा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 15, वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्राई में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित न हो कहलाती है। ऑप्शन ए एब्जॉर्बेंसी यानी अवशोषकता, ऑप्शन बी एलोंगेशन यानी दीर्घीकरण, ऑप्शन सी एलास्टिसिटी यानी प्रतिस्कंदता, ऑप्शन डी विकिंग यानी आर्द्रता। आप आंसर कर दे 15 का क्या होगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। इसका प्रश्न एक बार आप लोग फिर से पढ़ लें। वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्राई में सहायता करती है क्योंकि उसमें पानी अवशोषित ना हो कहलाती है। आप लोग इस प्रश्न को पकड़ करके रख लेना। ठीक, इसका एक्सप्लेन पढ़ लो। इसका भी एग्जाम्पल क्या है, पॉलिएस्टर ही है। क्या कह रहा है, इस प्रकार के वस्त्र पॉलिएस्टर से बनते हैं। ठीक है, या बने होते हैं। ठीक, 15 हो गया क्वेश्चन नंबर। अब 16 पे आ जाओ। 16 क्या है, आप आंसर करते। आप लोगों को बराबर दिखता है कि नहीं दिखता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको चीजें अच्छी से विजिबल हो। ठीक है, विजिबिलिटी बनी रहे ताकि आपकी आंख ना खराब हो। ठीक है, इस चीज का मैं ध्यान देती हूँ और ये चीज मैं हमेशा बनाए रखती हूँ कि आप लोगों को इससे कोई नुकसान ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप कर दे क्या होगा। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। क्या है त्रिआयामी शिक्षण का उदाहरण, आप आंसर कर दें। आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन पढ़ लें। कंप्यूटर और टेलीविजन, क्या है, कंप्यूटर और टेलीविजन। 16 क्वेश्चन, चलिए कंप्यूटर या टेलीविजन। एक सेकेंड, अब आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा। ऑप्शन ए कंप्यूटर, सॉरी अब तो आपको दिख गया होगा, कंप्यूटर और टेलीविजन। ऑप्शन बी चार्ट एवं रेखा चित्र, ऑप्शन सी प्रतिरूप एवं वस्तुएं, ऑप्शन डी प्लैनल बोर्ड एवं मैग्नेटिक बोर्ड। क्या होगा, त्रिआयामी शिक्षण का उदाहरण है। क्या होगा त्रिआयामी शिक्षण, एक ही कोई है, किसका उदाहरण है। तो आप कह रहे हो प्रतिरूप एवं वस्तुएं। क्या है, प्रतिरूप एवं वस्तुएं। ठीक है,
एक्सप्लेन इसका देख लें, जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सहायक सामग्री के वर्गीकरण में अनेक सहायक साधन हैं। ठीक, जब आप लोग बीएड किए होंगे तो जब हम लोग बना रहे थे उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट जब हम लोग तैयार कर रहे थे सारे सब्जेक्ट का, तो उसमें शिक्षण सहायक सामग्री आप क्या रख रही हैं, ये सब उसमें लिखना होता था। आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? इसके अंतर्गत द्विआयामी, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री तथा श्रव्य दृश्य साधन प्रमुख है। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत प्रतिरूप यानी मॉडल, वस्तुएं, मेकअप, कठपुतली, नमूने आते हैं। ठीक, ऐसे वस्तु त्रिआयामी कहलाते हैं जो आप उलट पलट कर तीनों तरफ से उसे देख लें। ठीक है, और द्विआयामी क्या होते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिखे। ठीक है, इस तरीके की चीजें, यानी एक चीज गायब हो तो क्या है। जबकि द्विआयामी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत चित्र हो गए, मानचित्र हो गया, पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, कार्टून आदि आते हैं। दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत टेलीविजन, कंप्यूटर, वीसीआर आते हैं। अब भी वीसीआर चलता है, पहले वीसीआर चला करता था, अब नहीं, मुझे मालूम है कि नहीं, बहुत से लोग तो वीसीआर जानते ही नहीं होंगे। ठीक है, पहले जब डीवीडी वगैरह नहीं था मूवी देखने के लिए, केवल टीवी हुआ करते थे, तो गाँव में लोग क्या करते थे ना, रेंट पे उठा करके लाते थे, एक रात दो रात के लिए वीसीआर चलाते थे और पूरे पूरे गांव इकट्ठा होकर के देखते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, कितने लोग जान रहे हैं जरा सा बता दे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करते। गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ है। द रियल मीनिंग ऑफ वर्ड होम साइंस इज, ऑप्शन ए घर का विज्ञान है, ऑप्शन बी डोमेस्टिक आर्ट यानी गृह कला है, ऑप्शन सी होम इकोनॉमिक्स है यानी गृह अर्थशास्त्र है, ऑप्शन डी साइंस, कहाँ गया, घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान है, साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड टू होम। आप बता दो क्या होगा, गृह विज्ञान का क्या अर्थ है। तो आप आंसर कर रहे हो मैम, सबसे बढ़िया आंसर डी है, घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है, इसका आंसर देख लें, आप लोग एक्सप्लेन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करते। 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ये तो हमारे क्लास के हर बच्चे रट रट मारे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दे। फैट सोलुबल विटामिन आर, ऑप्शन ए विटामिन ए, डी, ई के, ऑप्शन बी बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ऑप्शन सी B1, B2, B3, B6, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। वसा में घुलनशील यानी फैट सोलुबल, तो आप आंसर कर रहे हो कि फैट सोलुबल विटामिन ऑप्शन ए में है, जिन्हें हम कीड़ा कहते हैं। KEDA, कीड़ा ही तो तेल में गिर गया था जब आप समोसा लेने गई थी। तो आप कह रहे हो मैम बिल्कुल, हम लोग समोसा लेकर के आ गए तब गिरा था, आप ऐसे मत कहिए, हम लोग कीड़ा वाला नहीं खाए थे। चलो खैर कोई बात नहीं, इसका एक्सप्लेन भी दिया। एक्सप्लेन मैं केवल इतना ही पढ़ाऊंगी कि विटामिन जो है सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि विटामिन कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक, तो आप कहोगे नहीं, विटामिन कार्बनिक पदार्थ है। क्या है, विटामिन कार्बनिक पदार्थ है, जो शरीर के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। पर यद्यपि शरीर में इनकी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। बहुत कम आप लोग देखते हो यूजी में, माइक्रो में, एमजी में ऐसे जरूरत होती है। ठीक है, ये शरीर की वृद्धि, विकास, चुस्ती एवं फुर्तीला बनाने के लिए नितांत जरूरी है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई एंड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करते हैं। हम लोग 50 क्वेश्चन कर पाएंगे, अभी तो हम लोग 19 पे हैं, 33 मिनट हो गया, स्पीड बढ़ाइए आप लोग। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी CWS, ऑप्शन सी UNAC, ऑप्शन डी ICDS। यूनेस्को का फुल फॉर्म, CWB का फुल फॉर्म, CSWB का, इन चारों का फुल फॉर्म वो लोग लिख दें जो स्पेशली पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। कल आप लोगों ने पीजीटी का पेपर देखा था, और आप लोग भी दे दें, आप लोगों के लिए भी कुछ गलत नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि केवल पीजीटी में ही पूछेगा, आप लोग चाहें तो धीरे धीरे चारों का फुल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा CSWB। अब CSWB का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आप जान ही लो, केंद्रीय यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। क्या होगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, एक्सप्लेन देख लो आप लोग क्या होगा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड,
ठीक, की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1953 में की गई थी। आप लोग इसका स्थापना का वर्ष भी जान लो। CSWB की स्थापना 1953 में हुआ था। ठीक है, यह एक अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन के अधीन होता है। इसकी स्थापना यानी आगे भी दिया हुआ है, इसकी स्थापना महिलाओं, बच्चों एवं दिव्यांगों के कल्याण कार्यक्रम को लागू करने और समाज कल्याण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करते। गर्भावस्था की सबसे जटिल तथा महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? विच स्टेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट इज मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट? सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था क्या है? ऑप्शन ए पीरियड ऑफ ओवम, ऑप्शन बी पीरियड ऑफ एम्ब्रायो। सबका आप लोग समय लिख दो, कितने से कितने मंथ है, कितने से कितने वीक है, कितने से कितने मंथ आप लोग लिख दे। तो ऑप्शन सी गर्भावस्था, फीटल पीरियड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी नन ऑफ दी यानी इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कर दे, क्या होगा? आप आंसर कर रहे हो कि मैम ऑप्शन हो जाएगा पीरियड ऑफ एम्ब्रायो। क्या है? पीरियड ऑफ एम्ब्रायो। पीरियड ऑफ डिम्बा क्या है? डिम्बावस्था। पीरियड ऑफ फीटस क्या है? गर्भावस्था क्या है? आप लोग सबका समय लिखते चले, इसका एक्सप्लेन पढ़ लें। जहां पे एक्सप्लेन ज्यादा देना चाहिए ना वहां पे नहीं देता, बुक वाले भी बहुत दुष्ट होते हैं। यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक चलती है। कौन सी? भ्रूणावस्था। ठीक, तो 2 सप्ताह से पहले जो 0 से 2 सप्ताह चलेगी वो कौन सी अवस्था होगी, और अब 2 माह के बाद से जन्म तक कौन सी अवस्था चलेगी, बस आप बता दो। एक तो बता ही दिया। इस अवस्था में निरंतर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है तथा शिशु मानव का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, पहले शिशु कैसा होता है? मछली जैसे होता है, झींगा जैसे होता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कुछ बना होता है, फिर इस तरीके से बनता है, फिर छोटा बड़ा होते होते फिर क्या होता है? मनुष्य बन जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ प्रक्रिया होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दे। क्या है 21 का आंसर? एक सेकेंड, हाथ में जल्दी नहीं चलेगी। अपगार स्कोर रिकॉर्डेड। अपगार स्कोर क्या नापता है? ऑप्शन ए जन्म भार, ऑप्शन बी स्किन स्किन पैलोर पैलोर पैलोर। ठीक, रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन दर, ऑप्शन डी हार्ट ब्रेथ यानी हृदय गति। क्या नापता है? आप बता दें। आप आंसर कर रहे हैं कि अपगार स्कोर। पहले तो आप अपगार लिख करके उसका फुल फॉर्म बता दें कि ए से क्या होता है, पी ए फॉर क्या होगा, पी फॉर क्या होगा। पैरेट और एप्पल मत आप लोग लिखने लगना। ठीक है, इसका मतलब जी फॉर क्या होगा, ए फॉर क्या होगा और आर फॉर क्या होगा। आप लोग बता दें क्या होगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 21 का। क्या होगा? जन्म भार। इसमें से क्या होगा? अपगार स्कोर नापता है तो अपगार क्या चेक करता है? श्वास दर ना। क्या चेक करेगा? श्वास दर। ठीक है, क्या करेगा? श्वास दर। ठीक, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं दे रहा। चलो खैर पढ़ लेते हैं, पूरा इस विस्तार से ही पढ़ाया है। अपगार स्कोर डॉक्टरों द्वारा जन्म के समय नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह इस परीक्षण में 5 चीजें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती हैं। एक सेकंड, अब पढ़ते चलो। उपयोग किया जाता है इस परीक्षण इस परीक्षण यह इस परीक्षण 5 चीजें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी की जाती है। इस परीक्षण में क्या है? अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब अर्थात दिखावट। क्या? त्वचा का रंग कैसा दिखता है? क्या? त्वचा का रंग कैसा दिखता है? ठीक है, त्वचा का रंग कैसा दिखेगा। पी से क्या होगा? पी से क्या होगा? पी से पल्सेस होगा, अर्थात दिल की धड़कन होगी। जी से जर्मिनेशन रिस्पॉन्स होगा, यानी प्रतिक्रिया कैसा कर रहा बच्चा। ए से एक्टिविटी अर्थात मसल टोन होगा। आर से रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन दर होगा। ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें दिए गए प्रश्न में विकल्प बी, सी और डी तीनों सही था। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ इसको
कह देना चाहिए था कि अपगार स्कोर क्या नहीं नापता है, ठीक है, तो आंसर निकल गया होता। लेकिन आप अपगार का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं से भी पूछ देगा कि ये अपगार में ये फार क्या स्टैंड करता है, तो अपीयरेंस, पल्सेस, जर्मिने जर्मी जर जर्मी नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रीमेस प्रतिक्रिया, ग्रीमेस प्रतिक्रिया, चलो ठीक, ग्रीमेस प्रतिक्रिया, ठीक है। और ए से एक्टिविटी, ठीक है, और आर से रिस्पायरेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कर दो। 22 का आंसर क्या है, खाद्य क्रीड़ाओं के दौरान निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी ग्रुप, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी लौह तत्व। 22 का आंसर करते तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी विटामिन बी ग्रुप। क्या होगा, विटामिन बी ग्रुप, ठीक है। विटामिन बी समूह जल में घुलनशील विटामिन है। यह अनाजों में पाया जाता है। खाद्य क्रीड़ाओं के दौरान पोषकों में अब अधिकतम बढ़ोतरी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करते। डी वाला ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, चलो अब इससे ज्यादा नहीं दिखेगा, नहीं तो आंसर, अच्छा हाँ यहाँ आंसर नहीं है। चलिए, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि, बॉडी मास क्या होगा, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, ठीक। ऑप्शन ए व्यक्ति बीमार है, ऑप्शन बी व्यक्ति मोटा है, ऑप्शन सी व्यक्ति कुपोषित है, ऑप्शन डी उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। बड़ा वाला आंसर होगा क्या, क्यों, हाथ तो खुजला रहा होगा कि बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला आंसर देख करके कितने लोग आंसर करते हैं। पहले मैं जब तैयारी करती थी मैं सोचती थी बड़ा वाला यही आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ तो बड़ा वाला ही फार्मूला लग गया, यही आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा इसका एक्सप्लेन पढ़ लें। बॉडी मास इंडेक्स जिन्हें बीएमआई कहते हैं, यह बताता है, आप लोग बीएमआर का फुल फॉर्म लिखें तो यह बताता है कि शरीर का वजन शरीर की लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं। बीएमआई को शरीर की लंबाई और वजन का अनुपात भी कहा जा सकता है। बीएमआई वजन इस तरीके से निकालते हैं, अगर एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उसका वजन 45 से 48 किलो होना चाहिए, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने लोग अपना निकाल करके बताएंगे तो सब लोग कौन कौन परफेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करते। वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है। ऑप्शन ए प्लेसेंटा यानी गर्भनाल, ऑप्शन बी ओवम, ऑप्शन सी यूटेरस यानी गर्भाशय, ऑप्शन सी डी फैलोपियन ट्यूब। क्या होगा आंसर, वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पहुंच रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर माँ पहले होगी, माँ कौन है, आप कहते हो मैम माँ पेरेंट है, माता और पिता क्या है, बच्चे के पेरेंट है कि नहीं है, पेरेंट है, मदर एंड फादर, ठीक। मदर और फादर क्या है, दोनों बच्चे के पेरेंट है। भाई पेरेंट्स में केवल ये नहीं ना आते हैं। तो आप कहोगे जैसे ही मैम माता पहले आएगी तो पी जैसे पहले होगा, हम तुरंत प्लेसेंटा के साथ चले जाएंगे। आप हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ इंग्लिश वाला शब्द पकड़िएगा, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, गर्भनाल होगा कि नाभिनाल होगा कि क्या होगा। इस तरीके से आप पकड़ेंगे तुरंत आंसर सही कर देंगे। बस प्रश्न में इतना आप देखिएगा, प्रश्न जैसे लिखा है ना, वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, कि पहले माता है कि पहले भ्रूण है। अभी यहाँ मैं प्रश्न पलटने जा रही हूँ। प्रश्न क्या है, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता से पोषण पहुंचता है, ठीक है। तो क्या आप कर दोगे, भ्रूण को, पहले भ्रूण आ गया, माता से पोषण पहुंचता है तो क्या हो जाएगा, नाभिनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिनाल हो जाएगा। यानी गर्भनाल क्या है, गर्भनाल माँ से जुड़ा होता है। अच्छा माँ गर्भवती होती है कि बच्चा, आप कहोगे मैम आपको समझाने के लिए मैं सब ये फालतू का शब्द ले आती हूँ, तो आप कहोगे नहीं मैम गर्भावस्था तो माँ का होगा ना कि बच्चे का, किसका होगा, माँ का गर्भावस्था होगा ना, तो माँ से ही गर्भनाल जुड़ा होगा। और नाभिनाल किसका होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, बच्चे की नाभि कटिंग होती है। आप कहते हो, सब लोग कहते हैं ना कि नाभि कट गई, बच्चे की नाभि कट गई, ठीक है। तो नाभि कटिंग किसमें होगी और नाभि किसमें होता है, बच्चे की नाभि से ही तो माँ का वो जुड़ा होता है प्लेसेंटा। तो आप कहोगे जी मैम बिल्कुल मैम, तो जब बच्चा भ्रूण पहले होगा तो आप नाभिनाल खोजिएगा, और जब माता पहले होगा तो आप पहले गर्भनाल खोज लीजिएगा। ऐसे आप खोज कर रखोगे। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाए तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और हर वीडियो में जब आता है तब मैं ये बताई हूँ, ठीक। तो आप आंसर पा गए कि ऑप्शन नंबर
नंबर ए होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बता दो। यहाँ एक्सप्लेन पढ़ लो। भ्रूणावस्था में पोषण प्राप्त करने के लिए अपरा या प्लेसेंटा का विकास होता है। नाभिरज्जु एक ओर से भ्रूण के उदर भाग, उदर यानी बच्चे के पेट से, यहाँ बच्चा का पेट है, यहाँ उसका नाभि है, और यहीं से इस तरीके से निकला होता है, और फिर यहाँ माँ के पेट से जुड़ा होता है बच्चा। ठीक है, अगर ये माँ का हम पेट बना दिए तो ऐसे बच्चा जुड़ा होता है। ठीक, और ये बच्चे का नाभि हो गया, तो इस तरीके से जुड़ा होता है। ठीक, की दीवार से एक और अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ी रहती है। ठीक है, अब ये प्रश्न अगर आप गलत कर दोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, बस इतने समझ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दें। सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रयोग किया जाने वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न, ऑप्शन बी ट्रू एंड फॉल्स सत्य एवं असत्य, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ऑप्शन डी शॉर्ट आंसर यानी संक्षिप्त उत्तर। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विश्वसनीय पूछ रहा, तो सर्वाधिक विश्वसनीय वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण है। तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है? जो हम लोग दे रहे हैं। हम लोग क्या देते हैं? हम लोग बहुविकल्पी तो दे रहे, क्या है ये? मल्टीपल चॉइस ही तो है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, आपको चूज करना है, तो यही बेस्ट होता है। समझे? यही क्या है, हम लोग को रिटेन आया है ना मेंस में, ये क्या है? ये बेस्ट नहीं, परफेक्ट नहीं है, ये किसी व्यक्ति के ऊपर है, और ये क्या, ये कंप्यूटर चेक करता है, तो मशीन कभी गलत नहीं होते हैं। ठीक है, हम मनुष्य पार्शियलिटी कर सकते हैं कि चलो जातिवाद कर दे, बच्चे का कास्ट के नाम पे वो कर दे, ये कर दे, ठीक है, लेकिन ये मशीन नहीं ये सब चीजें करती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कर दे। ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है? ऑप्शन ए आर्जिनिन जोड़, ऑप्शन बी सोडियम जोड़, ऑप्शन सी अम्लीय जोड़, ऑप्शन डी सल्फर जोड़। आप लोग ऊन का तीनों परत बता दे। कॉर्टेक्स, क्यूटिकल्स और मेडुला, कौन कौन बाहरी है, कौन मिडिल है, कौन अंतिम है? मैं तीनों बता दी, तीनों का नाम लिख दो, कौन बाहरी, कौन मध्य का, कौन अंतिम भाग का है। 26 का आंसर कभी कभी ना बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप कर रहे हो मैम सी होगा, अम्लीय जोड़ होगा। कैसा होगा? अम्लीय जोड़ होगा। ठीक है, इसका आंसर कर ले, एक्सप्लेन पढ़ लें। ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर अम्लीय जोड़ होता है। ऊनी रेशे निर्बल होते हैं, भीगने के बाद उनकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है। और किसका मजबूती 40% बढ़ जाता है भीगने के बाद, बताएंगे? तो आप कह रहे हो मैम कॉटन का। किसका? कॉटन का। ठीक है, आप कहोगे प्रश्न पूछ कर निकल जा रही है, आंसर तो दे ही नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर दो। क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं। अगर आपको लगा ना कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ के निकल गई, आंसर नहीं बताई, अगर आपको आंसर जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक है, मैं वहां पे अगर देखती हूँ कमेंट बॉक्स में, अगर मैं चैट में बनी रहती हूँ तो मैं आप लोग को आंसर का जवाब दे देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का आपको जवाब मैं दे देती हूँ। ठीक, ये मत सोचो कि लाइव नहीं चल रहा मैम नहीं देंगी। अगर मैं, हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं अगर हूँ, प्रेजेंट हूँ, देख रहे हूँ, तो मैं आंसर जरूर देती हूँ, रिप्लाई में जरूर करती हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, 27 का आंसर कर दें। क्या है पहले प्रश्न तो पढ़ लो। क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए स्वीकार करना या प्रभावित करना, ऑप्शन बी निर्मित करना या प्रारूप बनाना, निर्मित करना प्रारूप बनाना, ऑप्शन सी प्रत्यास्मरण करना व्याख्या करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। अब बता दे क्या होगा 27 का? तो आप कह रहे हो मैं बी, निर्मित करना और प्रारूप बनाना। ठीक, इसका ये हो जाएगा, एक्सप्लेन आप पढ़ लें। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? थोड़ा सा और चुम कर दूंगे, बस अब नहीं करेंगे। पढ़िए। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है। ऑप्शन ए अतिरिक्त से निश्चित की ओर, ऑप्शन बी पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन सी अज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात होता है ना, ऑप्शन डी सरल से जटिल की ओर। तो एक केवल क्या क्रम से संबंधित है, तो आप बहुत अच्छे से जान लो, उसने एक ही ऑप्शन शायद सही लिखा हुआ है, आप लोग देख लो। इसमें दिया है अतिरिक्त से निश्चित की ओर। क्या होगा? अतिरिक्त से निश्चित की ओर। ठीक है, इधर पढ़ लो। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है अतिरिक्त से निश्चित की ओर। बुद्धि एक बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतः प्रज्ञा से अलग है। अतिरिक्त से अनिश्चितता की ओर जाना बौद्धिक विकास महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 29 का। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट मेगर के द्वारा, सैम्पसन के द्वारा, स्पेंसर जा रहे थे कहने, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन डी बीएस ब्लूम के द्वारा। क्या होगा 29 का आंसर? तो 29 का आंसर आप कर रहे हो डी,
वीएस ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा? वीएस ब्लूम के द्वारा। उसका एक्सप्लेन आप पढ़ लें, जरूर पढ़ाएंगे। शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम, अच्छा वीएस ब्लूम का पूरा नाम जान लो, बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा 1956 में किया गया। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, इसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन शामिल है। दूसरे में भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन, इसमें ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, व्यवस्था, चरित्र निर्माण शामिल है। नंबर 3 क्रियात्मक मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर डोमेन, इसमें उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वीकार, स्वाभाविकरण, आदत डालना आदि शामिल है। ठीक है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन थोड़ा टफ है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दें। 30 क्या है, बस आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विज्ञान विषय की सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 1 वर्षीय पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। कहाँ पे? ऑप्शन ए एमएल कॉलेज ऑफ होम साइंस जबलपुर, जबलपुर कहाँ आप लोग बताना तो। ऑप्शन बी लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस आगरा। ऑप्शन डी गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज इलाहाबाद। कहाँ सर्वप्रथम पढ़ाया गया था? तो आप आंसर कर रहे हो मैम लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। कहाँ? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। ठीक है, इसका एक्सप्लेन पढ़ लें। उच्च शिक्षा देने हेतु देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में खोला गया। लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान विषय ऐच्छिक विज्ञान के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि यहाँ गृह विज्ञान की अनिवार्य शिक्षा दी जाती। यानी आप चाहो कि हम गृह विज्ञान ले लें, मैथ ले लें, तो ऐसा नहीं है, आपको गृह विज्ञान पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप बदल नहीं सकते हो। ठीक, यहाँ आ जाओ। पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत से, दर्शन के सिद्धांत से, मनोवैज्ञानिक। इसका आप देख लो, आंसर छुपा नहीं पाएंगे, और इसका आंसर देख करके हम लोग आगे भी निकल चलते हैं। एक्सप्लेन जरूर पढ़ लें। मनोविज्ञान के सिद्धांत से हम किसी भी विषय के पाठ्यचर्या को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर स्थापित करते हैं। इसका आंसर आप दे दे 32 का। मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगी। इसका आंसर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि यानी डिमोन्स्ट्रेशन विधि। ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड यानी योजना विधि। ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड, हाँ प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। दोनों की इंग्लिश एक ही होगी क्या? ऑप्शन डी असेसमेंट मेथड यानी असाइनमेंट विधि। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का? तो आप कह रहे हो मैम 32 का हो जाता है। आप हमेशा कहते हैं कहीं भी चीज किसी को भी सिखाना है तो क्या होगा? प्रदर्शन विधि होगी, प्रदर्शनी लगा करके सिखाई जाएगी, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे आंसर आप लोग इसका एक्सप्लेन पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करते, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी 53 मिनट हो गया, 33 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। खैर का कोई बात नहीं, कल छुट्टी है। ठीक, प्रयोगशाला में, कल मतलब आज। ठीक है, कल का मतलब ये मत समझ ले 6 को छुट्टी है, नहीं 5 को छुट्टी है। ठीक, वीडियो आपका 5 को चलेगा तो आज छुट्टी है। ठीक, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? ऑप्शन ए सौंदर्यात्मक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी व्यावसायिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्या होगा 33 का आंसर? आप कह रहे हो मैम इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वैज्ञानिक। क्या होगा? वैज्ञानिक। ठीक है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि छात्रों का प्रयोग करके सीखने को मिलता है, जिससे छात्रों को वैज्ञानिक तथ्य की गहराई तक जाने को मिलता है और छात्रों को याद भी रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 34, अब इससे बड़ा नहीं, छोटा नहीं कर सकते ना बड़ा। यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 2 से अधिक बार प्रशासित किया जाए और अंक समान रहे तो वह होगा। जैसे मान लो हम आपका चेक कर रहे हैं, आप पहले बार में चेक किए 100 400 के नंबर में से। ठीक, टीजीटी का 400 होता है ना, 400 हमने चेक किया,
400 में से आपका 325 की नंबर सही था। ठीक, कितना सही था? 325 नंबर। मैंने पहले चेक किया, फिर दोबारा चेक किया, फिर 325 आया। तो ये क्या होगा? यह विश्वसनीय परीक्षण होगा। क्या होगा? विश्वसनीय परीक्षण। ठीक है, रिलायबल टेस्ट होगा। और अगर मैं ऐसे चेक करूं, 400 पूर्णांक में आप पहले तो 325 पाए, फिर आप 220 पा गए, फिर एक बार चेक किया तो 325 पा गए या 335 पा गए, तो ये क्या होगा? यह अविश्वसनीय नहीं, यह विश्वसनीय है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विश्वसनीय परीक्षण। ठीक है, चाहे जितने भी बार टेस्ट कर लो, हम हमेशा पास होंगे। देखो, वस्तुनिष्ठ परीक्षण समान और विश्वसनीय होते हैं, जबकि निबंधात्मक परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते। मैंने कहा ना, अभी आपका मेंस का एग्जाम हो रहा है ना, ये विश्वसनीय नहीं है। मेंस में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, हम ये नहीं कहेंगे कि आयोग पे मैं उंगली उठा रही हूँ, लेकिन बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे लिखे होते, अपनी दोबारा कॉपी चेक करने के लिए लगाते। बीच में मैटर उठा था, आप लोग जान रहे हो, आईएएस और आईपीएस वगैरह का, आईपीएस वगैरह जैसे वैकेंसी उसमें एग्जाम में, वहां पे क्या हुआ था? धांधली हुई थी ना, कापियां निकलवाए गए। कितने लोग जो वो क्या होता है, जो जज बनते हैं, अरे भाई, पीसीएसजे वगैरह की कॉपी खुलवाई गई थी। उसमें क्या था? उसमें इतनी अविश्वसनीयता देखी गई मेंस की कॉपी में। जो बच्चे पास थे उनको फेल कर दिया गया था, जो फेल थे उन्हें पास करके नौकरी अब वो भी जज जैसे पोस्ट पे चले गए थे। तो ये सब क्या है? तो निबंधात्मक परीक्षण विश्वसनीय नहीं होता। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि एलटी में आप प्री मेंस कराओ चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कराओ। ऑब्जेक्टिव मेंस हो जाए, भले ही आप 1/3 का माइनस मार्किंग कर दो, वो चीजें मुझे मंजूर है, लेकिन आप निबंधात्मक ना करो, आप लिखने वाला ना करो। जो 125 या 200 शब्द रखे हो, इसको आप ना करो। आप ऑब्जेक्टिव कर दो, कराओ मेंस, क्या ही फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये नहीं आयोग करेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बढ़िया। लगे हैं लोग, ठीक है, बहुत से लोग लगे हुए हैं आयोग के पास, लेटर वेटर लिखते रहते हैं कि हो सकता है हो जाए, लेकिन हमको नहीं लगता आयोग मानेगा। ठीक है, मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करते। अब तो डेट भी निकल गया उसका। 11 लाख समथिंग, 11 या 13 लाख बच्चे भरे हुए हैं। एक सीट पे 2-2, 3-3 सौ बच्चे फाइट कर रहे हैं। आप लोग देख लेना अपना स्तर, आप लोग कहाँ पे हो। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ यूज यूजफुलनेस, उपयोगिता का सिद्धांत। यूजफुलनेस, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर यूजफुलनेस, ठीक है, हम खुद ही गलत पढ़े, यूजफुलनेस कह रहे, यूजफुलनेस। ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का सिद्धांत। ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी रुचि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करते क्या होगा? तो 35 का आंसर आप कर रहे हो कि मैम 35 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ से उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करें, जल्दी करें भाई। क्या है? डॉक्टर किलपैट्रिक द्वारा दी गई शिक्षण विधि है। किलपैट्रिक ने क्या दिया? आंसर करें। ऑप्शन ए ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन बी योजना विधि, ऑप्शन सी डिमोन्स्ट्रेशन विधि, ऑप्शन सी डी एक्सपेरिमेंटल विधि, यानी प्रयोग विधि। आप आंसर कर दे, क्या होगा? आप आंसर कर रहे हो मैम, किलपैट्रिक ने योजना विधि दिया था। क्या दिया था? योजना विधि दिया था। ठीक है, योजना विधि के प्रवर्तक डॉक्टर किलपैट्रिक हैं। यह एक ऐसी क्रिया प्रधान विधि है जिसमें छात्र सामाजिक सहयोग भावना का विकास करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उपयोगिता, वास्तविकता तथा स्वतंत्रता के मानदंड के आधार पर सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। यह विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत एवं सामाजिक सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करते क्या होगा? 37 प्रश्न क्या है? किस प्रकार के परीक्षण का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है? इसका आंसर तो आप तुरंत दे दोगे, मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, आप फटाक से आंसर दे दें, वरना मैं एक्सप्लेन कराऊंगी। तो आप आंसर कर रहे हो मैम वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम। ठीक है, इसका एक्सप्लेन यहाँ दिया है, वही चीजें जो मैं समझाई आप लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये गलत हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहीं पे था अभी, चलिए। क्यों यहीं पे था? ये तो मैंने पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे है। ठीक, इसका आंसर करते। 39 का आंसर करें। माध्यमिक स्तर पर बालकों को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों यानी लड़कों के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए गृह विज्ञान के रूप में, ऑप्शन बी पृथक विषय के रूप में, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान के रूप में,
सामाजिक विज्ञान के रूप में, ऑप्शन डी स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में। तो यहाँ आंसर देख लो क्या होगा। माध्यमिक स्तर पर बालकों को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसकी शिक्षा दी जानी चाहिए? गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस शिक्षा के अंतर्गत पाक कला यानी कुकिंग हो, धुलाई कला यानी वॉशिंग हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई कला हो आदि आते हैं। गृह विज्ञान से बच्चों में तकनीकी शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा का भी बोध होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करते। बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ करना चाहिए। ऑप्शन ए प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल में ही हम लगे बच्चों को पढ़ाने गृह विज्ञान, जूनियर हाई स्कूल से यानी पूर्व माध्यमिक स्तर से, सेकेंडरी लेवल से यानी माध्यमिक स्तर से, और हायर सेकेंडरी लेवल से। आप बहुत अच्छे से जानते हो कहाँ से गृह विज्ञान शुरू हो जाता है, लेकिन आपका आंसर कह रहा है कि प्राइमरी से ही शुरू कर दो, लेकिन प्राइमरी नहीं, 6 to हायर है। ठीक है, लेकिन है 6 से। ठीक है, तो इसमें दिया है प्राइमरी से, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 41 का फिलहाल हम आंसर कर प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटा ऊपर हो गया, 1 घंटा 54 मिनट हो गए। ठीक, 41 का आंसर कर दे। लास्ट और 10 क्वेश्चन बचा है, 1 घंटा 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1936। 41 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? तो 41 का बी हो जाएगा 1952। क्या होगा? 1952। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कर दे 42 का। निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रिंसिपल इन इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन सी चयन का सिद्धांत, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। 42 का आंसर करते, तो 42 का आंसर कर रहे हो आप ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। ठीक, 42 हो गया। 43 का आंसर कर दे, एक्सप्लेन आप लोग देख लीजिएगा। 43 क्या है? निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान यानी नॉलेज, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग यानी बोध, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। अच्छा, ये एटीट्यूड है एटीट्यूड। आज जो सब लोग कहते हैं बहुत एटीट्यूड दिखा रहे, बहुत ऐठन में, बहुत एटीट्यूड, तो उसको क्या कहते हैं? दोनों दो चीजें हैं क्या? आपको बताना तो जरा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, ये मत पूछेगा पर्पस से मैं पूछ, मुझे मालूम नहीं मैं तब पूछ रही हूँ, मत सोचिएगा कि हम लोग का टेस्ट ले रहे हैं। ठीक, मैं अपने खुद के नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, तो आंसर हो जाएगा सी यानी अभिवृत्ति। ठीक है, इसका एक्सप्लेन आप लोग पढ़ लेना। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 44 वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः आधारित होते हैं, कितनी बार प्रश्न पूछेगा? स्मरण पर यानी मेमोरी पर, थिंकिंग पावर यानी चिंतन शक्ति पे, सर्जनात्मक पर यानी क्रिएटिविटी पे, ऑप्शन डी राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल पे। 44 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? 44 का आंसर आप कर रहे हैं मे यानी स्मरण पे यानी मेमोरी पे। इसका एक्सप्लेन पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसे खास नहीं है। 45 का आंसर करते। खोज विधि जिन्हें हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं की जन्मदाता है? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह रहे हो मैम ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये तो साइंस का क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ कहाँ से आ गया? ये आप एक्सप्लेन पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करते हैं। क्या है 46? यहाँ तिरछा फोटो हो गया, खैर कोई नहीं। पाठ्यक्रम उपयोगी है? ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, ऑप्शन बी शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु, ऑप्शन सी समय व शक्ति के उपयोग के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव यानी उपरोक्त सब। 46 का आंसर करते हैं, तो 46 का आंसर आप कर रहे हो डी यानी ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। ठीक, पाठ्यक्रम हमारे लिए आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने के लिए, समय व शक्ति के उपयोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करते हैं। क्या होगा 47? असाइनमेंट मेथड इज आल्सो नोन एज यानी असाइनमेंट विधि का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रयोग विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्या हो जाएगा? समस्या निदान, डाल्टन खोज, प्रयोग, इनमें से कौन सी विधि होगी? आप बता रहे हो मैम, इसमें से आंसर हो जाएगा डाल्टन विधि। क्या होगा? डाल्टन विधि। ठीक है,
या अब इसको एक्सप्लेन मैं पढ़ाऊंगी। सन 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने 8 से 12 तक के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई, जिसे डाल्टन विधि कहते हैं। इसको असाइनमेंट विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 48 का आंसर कर दे। वृत्त चित्र के जन्मदाता है। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, सिम्पसन, जॉन डीवी और जॉन मिल्टन। आंसर कर दे, क्या होगा? आप आंसर कर दें, क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन है? आप आंसर कर दे, इसका क्या होगा? आप आंसर कर रहे हो? इसका आंसर आप कर दिए। क्या आंसर कर दिए कि मैम ए, यानी ए में क्या आंसर था? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या था? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लेते। जब मुझे पेन नहीं लेना था तो मैंने पेन ले लिया। चलो, इसका आंसर यहाँ देख ले। वृत्त चित्र के जन्मदाता जॉन ग्रियर्सन है। किसी समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को वृत्त चित्र कहा जाता है। ठीक है, वृत्त यानी गोला मत समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कर दो। 49 क्या है? शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी मूल्यांकन। 49 का क्या आंसर होगा? 49 का होगा डी, यानी वैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। 50 का आंसर कर दे, क्या होगा? यही आप लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हो इस क्वेश्चन में केवल 100 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसे अभी मैं यही क्वेश्चन आपका लास्ट हो जाएगा। फिर मैं जो भी 50 क्वेश्चन बचे मैं सेकंड पार्ट में करके लाऊंगी। 1 घंटा 5 मिनट 6 मिनट ऐसे भी हो चुका है। ठीक है, निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? क्या नहीं शामिल है? ऑप्शन ए सिलाई, ऑप्शन बी कढ़ाई, ऑप्शन सी पारिवारिक सिस्टम यानी फैमिली व्यवस्था, ऑप्शन डी हेल्थ एवं स्वच्छता। क्या नहीं शामिल है? आप कह रहे हो मैम इसमें अगर कुछ नहीं शामिल है तो पारिवारिक व्यवस्था यानी फैमिली सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये एक्सप्लेन है इसका। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो लोग पीजीटी का टेस्ट सीरीज देखना चाह रहे हैं, पेपर सॉल्व, वो से मैं कल 2 दिन में कराई हूँ, आप जाकर के देख सकते हो। और शिवांगी का मैसेज आया था कि मैम 9, 10, 11, 12 सबका करा दो। मैं करा दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। ठीक, फोटो फाटो खींचने में बहुत समय लगता है, क्योंकि मुझसे फोटो सही से खींचता नहीं, उल्टा हो जाता है, कभी टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं करा दूंगी, परेशान ना हो। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।